हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे घटना चक्र का। तो पहला प्रश्न है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है बुद्ध, बी ऑप्शन है जैन, सी ऑप्शन है चारवाक और डी ऑप्शन है न्याय। तो क्षणिकवाद का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, वो क्षणिक है, समय के साथ बदलती जाएगी। तो इसका प्रतिपादन जो किया था वो महात्मा बुद्ध ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। तो सूची 1 में लेखक दिया हुआ है, सूची 2 में दिया है ग्रंथ। ए नंबर पे है सर्ववर्मन, बी नंबर पे है शूद्रक, सी नंबर पे है विज्ञानेश्वर और डी पे है कल्हड़। और ग्रंथ में 1 पे है मिताक्षरा, बी पे राजतरंगिणी, सी पे मृच्छकटिकम और डी पे 4 नंबर पे है कातंत्र। तो सर्ववर्मन ने कातंत्र ग्रंथ लिखा था, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी और कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी। इस तरीके से कूट का मिलान करें तो 4 3 1 2 4 3 1 2 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद यज्ञों और अनुष्ठानों के विधि विधान से संबंधित है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद और डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो यज्ञों के बारे में जो चर्चा करता है वो है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों की को कैसे किया जाता है, उसके विधि विधान क्या है, कब कौन सा यज्ञ किया जाता है, इन सब का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? ए ऑप्शन है सिंगरेरी, बी ऑप्शन है वेलूर, सी ऑप्शन है हलेबीडु और डी ऑप्शन है सोमनाथपुर। तो द्वार समुद्र को जो पहले प्राचीन नाम द्वार समुद्र था, अब हलेबीडु कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आज के संदर्भ में मुगल कालीन मनसबदारी प्रणाली लागू करनी हो तो निम्न में से किस नीति के समतुल्य होगी? ए ऑप्शन है पदोन्नति आधारित सेवा प्रणाली, बी ऑप्शन है संविदा आधारित कर्मचारी भर्ती, सी ऑप्शन है स्वायत्त संस्थानों को अनुदान, डी ऑप्शन है पीपीपी मॉडल में निजी निवेशकों की नियुक्ति। तो हम लोग जानते हैं जो मनसबदारी प्रणाली है, इसमें जात और सवार 2 पद होते थे। जात से उनके वेतन का निर्धारण होता था, सवार से घोड़ों का। तो आज का जो ग्रेड पे है वो पदोन्नति आधारित सेवा प्रणाली और मनसबदारी प्रणाली लगभग दोनों समतुल्य बैठती हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1935। तो मार्ले मिंटो सुधार जो था वो 1909 में पारित हुआ। 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और 1935 में भारत शासन अधिनियम चालू किया गया था, तो लागू हुआ था। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ये है, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण है, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त मिल सके। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन को देखें तो महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन वर्ष 1930 में शुरू किया था, ये बात सही है। उन्होंने 13 मार्च से 78 लोगों के साथ नमक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसको दांडी मार्च कहा जाता था। दांडी के लिए साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। तो 1930 को ये नमक कानून तोड़े थे। इसका उद्देश्य गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराना नहीं था, इसका उद्देश्य था कानूनी ब्रिटिश कानून का नाफरमानी करना, मतलब ब्रिटिश कानून को तोड़ना था, ना कि इसका उद्देश्य गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराना। इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो एक सही और आर गलत, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथा है नमक सत्याग्रह।
तो इसको नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, जो नील की खेती को लेकर हुआ था, तिनकठिया प्रथा के खिलाफ। और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और नमक सत्याग्रह 1930 को हुआ था। इस तरीके से कूट का अगर हम मिलान करें तो 1 1 3 2 4 सही हो जाएगा। 1 3 2 4 मतलब हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया? ऑप्शन ए है लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी है कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन सी है लाहौर अधिवेशन 1929 और ऑप्शन डी है हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो हम जानते हैं पूर्ण स्वराज्य की घोषणा सबसे पहली बार 1929 के अधिनियम लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने JL नेहरू द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था और यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था तथा 1930 में को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सूची 1 में कच्छ वनस्पति स्थल दिया है और सूची 2 में राज्य दिया गया है। तो कौन सी कच्छ वनस्पति स्थल कहाँ है, ये हमको मिलान करना है। तो अचरा जो है ये अचरा महाराष्ट्र में है, कुडापुर कर्नाटक में है, पिचावरम जो है आंध्र प्रदेश में है, पिचावरम तमिलनाडु में है और वेम्बनाड केरल में है। मिलान करें तो ए पे 4, बी पे 1 और सी पे 5 और डी पे 2। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के पठारी भागों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम क्यों हैं? पठारी भाग मतलब दक्षिण भारत की बात हो रही है। ए ऑप्शन है वर्षा की कमी के कारण, बी ऑप्शन है नदियों की अधिक गिरावट नहीं होती, सी ऑप्शन है कठोर चट्टानों के कारण बांध बनाना कठिन है और डी ऑप्शन है नदियों का प्रवाह बहुत मंद है। हम प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की बात करें तो वर्षा की कम नहीं होती, वर्षा तो खूब होती है। नदियों की अधिक गिरावट नहीं है, नदियों की गिरावट भी अधिक है। कठोर चट्टानों के कारण बांध बनाना कठिन नहीं होता, आसान होता है, ये भी गलत है। होता क्या है कि वहाँ नदियाँ जो है वृद्धावस्था में पहुँच चुकी हैं और उनका प्रवाह बहुत मंद हो चुका है, इसलिए जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम हो गई हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानसून विफल हो जाए तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा? ए ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन है थार मरुस्थल, सी ऑप्शन है गंगा डेल्टा और डी ऑप्शन है मध्य गंगा मैदान। अगर भारतीय मानसून विफल होगा तो सर्वाधिक खेती मध्य गंगा मैदान में होती है, तो कृषि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य गंगा मैदान पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान है, दूसरा स्थान है। पहला ऑप्शन है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, दूसरा बी ऑप्शन केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, सी ऑप्शन है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, डी ऑप्शन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में न होकर लखनऊ में है, और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो हमारा बी ऑप्शन गलत था और यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सौर परिवार मतलब सूर्य और उसके ग्रह। तो ए ऑप्शन है हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, मतलब जो घनत्व होता है वो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा है। बी ऑप्शन है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, सी ऑप्शन है सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है, और डी ऑप्शन है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। इस प्रश्न को अगर हम देखें तो हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व अधिकतम है, ये सही होता है, लगभग 5 है।
5 घन है, तो ये सबसे अधिकतम है जितने ग्रह हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बी, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन न होकर ऑक्सीजन होता है, तो ये गलत है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है, नहीं 75% गलत है। 99.9% सूर्य में अंतर्विष्ट है, तो ये भी गलत हो गया। और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना ना हो करके 109 गुना होता है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो ए ऑप्शन है केन्या, बी ऑप्शन है इक्वेडोर, सी ऑप्शन है कांगो गणतांत्रिक राज्य और डी ऑप्शन है बोत्सवाना। तो अगर हम इसको देखें, भूमध्य रेखा को आप लोग देखें तो ये दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना से नहीं गुजरती, शेष तीनों देशों से, केन्या, इक्वेडोर और कांगो गणराज्य से गुजरती है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एल नीनो घटना के दौरान दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जल सामान्य से ठंडा हो जाता है। दूसरा कथन है ला नीना घटना प्रशांत महासागर की उष्ण जलधारा को तेज कर देती है। सी ऑप्शन है एल नीनो घटना के दौरान भारतीय मानसून सामान्य से अधिक प्रबल होता है। और डी चौथा है एल नीनो और ला नीना दोनों घटनाएं वाकर संचरण परिसंचरण से जुड़ी हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है केवल 1 और 3, बी ऑप्शन है केवल 2 और 4, सी ऑप्शन है केवल 4, डी ऑप्शन है 2, 3 और 4। अगर हम देखें एल नीनो जो होता है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर सामान्य जल के तापमान को कम नहीं करता, ये 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा ला नीना घटना प्रशांत महासागर की उष्ण जलधारा को तेज कर देती है, तो एल नीनो गर्म जलधारा है, ला नीना ठंडी है, तो ये उष्ण जलधारा को तेज नहीं करेगी, धीमी कर देगी, धीमा कर देगी और उष्ण को ठंडा कर देगी, तो ये गलत हो गया। तीसरा है एल नीनो घटना के दौरान भारतीय मानसून से सामान्य से अधिक प्रबल होता है, तो एल नीनो के दौरान ये नहीं होता, ला नीनो के दौरान होता है। एल नीनो के दौरान ये अधिक ना प्रबल ना होके कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है ला नीनो के दौरान। ला नीनो के दौरान तेज होता है, एल नीनो के दौरान कमज़ोर हो जाता है, तीसरा भी गलत हो गया। और चौथा है एल नीनो और ला नीनो दोनों घटनाएं वाकर परिसंचरण से जुड़ी हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो हमारा चौथा कथन सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने गहराई से पढ़ा होगा तो 3 सेल्स होती हैं हमारे वायुमंडल में, वाकर सेल, हेडली सेल और ध्रुवीय सेल, तो उसमें से वाकर सेल को ये परिसंचित करता है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। किंतु अगर आप लोगों ने इतना गहराई से नहीं पढ़ा तो केवल ये जानिए कि वाकर सेल से ये जुड़ी हैं और इसको प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया गया है ए पे नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी पे दिया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी पे दिया है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति और डी पे दिया है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। और सूची दूसरे में पहले नंबर पे दिया है नियामक अधिनियम 1773, दूसरा है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833। अगर हम इसका मिलान करें तो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना है ये हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय जो बनाया गया था 1773 के एक्ट के तहत बनाया गया था। और उसके बाद नियंत्रण परिषद जो बनी थी वो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में बनी थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति जो मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 में मिली थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य 1833 में लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। तो इस तरीके से मिलान करें तो 2 1 2 1 4 3 4 सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाल ही में सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों को रोके जाने की घटनाओं के पृष्ठभूमि में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिया है, सूची 2 में विषय दिए गए हैं। ए पे है अनुच्छेद 200, बी पे है अनुच्छेद 201, सी पे है अनुच्छेद 213 और डी पे है अनुच्छेद 167।
तो सूची विषय में दिया है 1 नंबर पे राज्यपाल को राष्ट्रपति को विधेयक आरक्षित करने की शक्ति। 2 नंबर पर दिया है राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर निर्णय। 3 नंबर दिया है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 4 नंबर पर दिया है मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो 200 में दिया गया है जो, उसमें ये है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति को विधेयक आरक्षित कर सकता है, 200 में ये है, तो ये पहला सही है। पहला एक पे ए पे 1 हो जाएगा। दूसरा 201 जो है इसमें यह है कि राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक को अपने निर्णय के लिए रख सकता है, या तो उस पर निर्णय दे या तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो 201 जो है राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर निर्णय से संबंधित है। 213 जो है वो राज्यपाल का अध्यादेश है। और 167 जो है मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का राज्यपाल का अधिकार है। इस तरीके से अगर हम कूट मिलान करें तो 1, 2, 3, 4 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में परिसीमन आयोग का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दूसरा है, परिसीमन आयोग केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा है, संसद द्वारा डेलिमिटेशन एक्ट पारित किए जाने के पश्चात ही आयोग बनाया जा सकता है। और चौथा है, परिसीमन आयोग की अनुशंसाएं अंतिम और बाध्यकारी होती हैं। उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 2, 3 और 4। ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 3 और 4। ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। अगर हम इसको देखें तो भारत के संविधान में परिसीमन आयोग का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो क्या करना है, सही कह रहा है ना, भारत के संविधान के उसमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं, तो ये तो परिसीमन आयोग की बात कर रहा है, तो उल्लेख नहीं है कह रहा है। आप जाके अनुच्छेद नंबर 83 को देखिए, तो वहाँ पे इसका वर्णन है। तो पहला गलत हो गया भाई। दूसरा है, परिसीमन आयोग केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, सही है। तीसरा है, संसद डेलिमिनेशन एक्ट पारित किए जाने के पश्चात ही आयोग बनाया जा सकता है, सही है। परिसीमन आयोग की अनुशंसाएं अंतिम और बाध्यकारी होती हैं, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते। बी ऑप्शन है, राज्यसभा को भी विधेयक के पारित करने में समान भूमिका है। सी ऑप्शन है, केवल वित्तीय प्रावधानों से संबंधित संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता। डी ऑप्शन है, संसद के पास संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। अगर हम इसको देखें तो केवल वित्तीय प्रावधानों से संबंधित संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता, तो नहीं, ये गलत है। ये अगर धन विधेयक होता तब नहीं होता, वित्तीय विधेयक में राज्यसभा को समान अधिकार होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जिला योजना समिति का प्रावधान इसमें है। दूसरा है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तीसरा है, यह अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी है 1, 2 और 3। ऑप्शन डी है केवल 2। तो अगर हम देखें पंचायती राज व्यवस्था में, तो जिला योजना समिति का कहीं भी वर्णन नहीं हुआ है। जिला पंचायत समिति है, योजना समिति का नहीं है, तो ये गलत हो गया। वित्त आयोग है, और 243 डी में वित्त आयोग है, आई में है, के में है शायद। और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पर लागू नहीं होता, ये सही है। तो हमारा 2, 3 सही हो जाएगा, और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संसद में शून्यकाल 0 आवर की अवधारणा किस परंपरा से विकसित हुई है? ए ऑप्शन है संवैधानिक अनुच्छेद से। बी ऑप्शन है ब्रिटिश संसदीय परंपरा से। सी ऑप्शन है भारतीय संसद की स्वयं की परंपरा से। डी ऑप्शन है नियमावली समिति की सिफारिश से। तो आप देखें, शून्यकाल जो है भारतीय संसद की स्वयं की परंपरा से विकसित हुआ है, तो ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मूल एवं अनन्य अधिकारिता में आता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगना। बी ऑप्शन है 2 राज्यों के मध्य विवाद। सी ऑप्शन है रिट याचिका सुनवाई। डी ऑप्शन है विशेष अनुमति याचिका पर निर्णय, SSP।
SLP। तो मूल एवं अनन्य अधिकारिता का मतलब होता है ऐसे मुकदमे जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही वाद किए जा सकते हैं, उनको कहा जाता है मूल एवं अनन्य अधिकारिता। इसके अंतर्गत दो राज्यों के बीच विवाद के मध्य जो विवाद होता है उसका वो मामले आते हैं। एक तरफ चाहे राज्य केंद्र और राज्य हो, दूसरी तरफ कुछ राज्य हों, या कुछ राज्य एक तरफ कुछ राज्य एक तरफ हों, ऐसे मुकदमे जितने होते हैं वो मूल एवं अनन्य अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देते हैं, सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है चुनाव आयोग के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। बी ऑप्शन है चुनाव आयोग केवल सलाहकारी भूमिका निभाता है, अंतिम निर्णय राष्ट्रपति राज्यपाल का होता है। सी ऑप्शन है चुनाव आयोग के निर्णय सर्वोच्च हैं और उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन है चुनाव आयोग एक राजनीतिक निकाय है तथा इसके कार्यों की समीक्षा चुनावी जनादेश से होती है। तो सदस्यों की अयोग्यता संदर्भ का मामला है। इसमें होता क्या है कि चुनाव आयोग केवल सलाहकारी भूमिका निभाता है और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल करता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? ए ऑप्शन जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। बी ऑप्शन जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। सी ऑप्शन है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। डी ऑप्शन है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ विद्यमान हो, उसे कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है? ए ऑप्शन है बैंक से अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना। बी ऑप्शन है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। सी ऑप्शन है विश्व बैंक की निजी क्षेत्रक उधारदाता शाखा के रूप में काम करना। डी ऑप्शन है विकासशील देशों के लिए निवेश ऋण की वित्त व्यवस्था करना। तो 26 नंबर क्वेश्चन का अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कार्य होता है ये सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं को समाधान करना होता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत में बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण PSL में न्यूनतम लक्ष्य क्या है? ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 30%, सी ऑप्शन है 40%, डी ऑप्शन है 45%। तो भारत में जो बैंक होते हैं उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र को ऋण देना जो होता है वो 40% का लक्ष्य है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, सूची 1 में है मुद्रा ब्याज संबंधित नीति, सूची 2 में है प्रभाव। सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है नीति, सूची 2 में है प्रभाव। ए पे लिखा है रेपो दर घटाना, बी पे लिखा है CRR बढ़ाना, सी पे लिखा है SLR घटाना और डी पे लिखा है MSF दर बढ़ाना। और प्रभाव में लिखा है 1 नंबर पे ऋण की उपलब्धता बढ़ाना, 2 नंबर पर लिखा है बाजार में तरलता में कमी, सी ऑप्शन पे है मुद्रास्फीति की संभावना और डी ऑप्शन पे है बैंक की अल्पकालिक उधारी महंगी करना। तो जो रेपो दर होता है अगर ये घटा दिया जाएगा तो बाजार में जो तरलता होती है वो कम हो जाती है। CRR अगर बढ़ा दिया जाएगा तो ऋण की उपलब्धता जो होती है ये बढ़ जाएगी। कैश रिजर्व रेशियो और SLR जो होता है रेपो दर घटाने का मतलब हुआ जब रेपो दर कम होती है, अर्थात क्या होता है कि RBI जो होता है बैंकों को सस्ते ब्याज पे ऋण देगा। तो फिर RBI अन्य बैंकें भी लोगों को सस्ते ऋण पर ब्याज देंगी जिससे ऋण की उपलब्धता आसान हो जाती है। और बी ऑप्शन कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ा देता है RBI तो उसमें जो बैंकों को है अपने पास कैश जो रखने की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है और अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो लोगों को ऋण कम दे जा पाएगा जिससे बाजार में कैश कम हो जाएगा और तरलता कम हो जाती है।
SLR घटाने से मुद्रास्फीति की संभावना हो जाती है। SLR घटने से क्या होता है कि मुद्रा बढ़ जाती है बाजार में और वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, मुद्रा के मूल्य कम हो जाते हैं। तो SLR बढ़ाने से मुद्रास्फीति की संभावना बढ़ जाती है। MSF जो होता है, बैंकों की अल्पकालिक उधारी महंगी हो जाती है इससे, MSF दर बढ़ने से। तो अगर इसका मिलान करें तो 1, 2, 3, 4 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सूची 1 में अधिनियम दिया है, सूची 2 में वर्ष दिया है, किस वर्ष आया है। ए पे है वन संरक्षण अधिनियम, बी पे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सी पे है वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम और डी पे है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। सूची 2 में जो है 1 नंबर पे 1980, 2 नंबर पे 1986, 3 नंबर पे 1981 और 4 नंबर पे 1974। तो वन संरक्षण अधिनियम जो आया है ये 1980 में आया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में है। तो अगर इसको हम मिलान करते हैं तो इसका 1, 2, 3, 4 मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन से अधिक संबंधित है, ना कि शमन से। तो ये है, पहला है सूखा सहिष्णु बीजों का उपयोग, दूसरा है रूफटॉप सोलर यूनिट्स का प्रसार, तीसरा है जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, चौथा है हरित भवन निर्माण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 2 और 4, सी है केवल 1, 2 और 3, डी है 1, 2, 3 और 4। तो अगर हम देखें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए सबसे अधिक संबंध, तो सूखा सहिष्णु बीजों का उपयोग आसान होगा, रूफटॉप सोलर यूनिट्स प्रसार होगा, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और हरित भवन, इन सबसे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चारों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ 31 नंबर, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते हैं, दूसरी तरफ उद्देश्य दिया है। पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है रामसर संधि, तीसरा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल और चौथा है नगोया प्रोटोकॉल। और उद्देश्य में 1 नंबर पे है जैव विविधता का संरक्षण, 2 पे है आर्द्र भूमियों की रक्षा, 3 पे है जैव सुरक्षा और GMO नियंत्रण और 4 पे है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती। तो अगर हम मिलान करें तो क्योटो में जो है, क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है जो 1997 में हुआ था। रामसर संधि जो है आर्द्र भूमियों से संबंधित है, 1971 में ईरान के रामसर में ये बैठक हुई थी। कार्टाजेना जो है, इसको देखें तो ये जैव सुरक्षा से संबंधित है और ये सन 2000 में हुई थी। और नगोया को देखें तो ये जैव विविधता का संरक्षण है और ये हुआ था 2010 में। इस तरह से मिलान करें 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का SI मात्रक वेबर है। ए है प्रेरक बल, बी है चुंबकीय फ्लक्स, सी है धारिता और डी है प्रेरकत्व। तो वेबर जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन का अनुप्रयोग नहीं है। ए ऑप्शन है परावर्तक दूरबीन, बी ऑप्शन है रियर व्यू कैमरा मिरर और सी ऑप्शन है प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोप और डी ऑप्शन है परवलय दर्पण। तो परावर्तन का अनुप्रयोग नहीं है, ये प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोप है। इसमें परावर्तन ना हो के विवर्तन होता है, जिसमें विक्षेपण होता है, जिसमें सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं। 34 नंबर है, सूची 1 में यौगिक दिया है, सूची 2 में प्रतिक्रिया दी हुई है, दोनों को मिलान करना है। ए पे है एल्कोहल, बी पे है कीटोन, सी पे है एमीन, डी पे है एथीन। और सूची 2 में लिया है 1 नंबर एस्टरीकरण, 2 नंबर आयोडोफार्म, 3 नंबर डाइजोटाइजन और 4 नंबर है हाइड्रोजन अभिक्रिया। तो एल्कोहल जो होता है इसमें हाइड्रोजन होता है, एल्कोहल में हाइड्रोजन अभिक्रिया होती है। एल्कोहल, इसका मिलान करें हम तो एल्कोहल एस्टरीकरण होता है, कीटोन आयोडोफार्म होता है, अमीन डाइजोटाइजन होता है, एथीन जो होता है हाइड्रोजन अभिक्रिया होती है। इसका अगर सूत्र देखें एथीन C2H6 होता है, तो एथीन हाइड्रोजन इसमें होगा। एल्कोहल में एस्टरीकरण होता है CH3
COOH होता है, तो दो के बीच जो होता है ये स्थिरीकरण होता है। तो हमारा मिलान कर दें तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता, किसी भी प्रकार की विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं। ए ऑप्शन बड़ कोशिकाएं, बी ऑप्शन रेड कोशिकाएं, सी ऑप्शन मिसेंजियल कोशिकाएं और डी ऑप्शन स्टेम कोशिकाएं। तो ये जो कोशिकाओं में विभाजन और विशिष्टीकरण की क्षमता होती है, ये स्टेम सेल की विशेषताएं हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 36 नंबर। इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन है बैटिंग, बी ऑप्शन है डोमेक, सी ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, डी ऑप्शन है हार्वे। तो इंसुलिन अगर हम देखें तो ये जो हम लोगों को शुगर या डायबिटीज़ होता है, जिनके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसको होता है, तो इसकी खोज बैटिंग ने की थी। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखें। सूची 1 में पादप रोग है, सूची 2 में कारक है। तो सूची 1 में ए नंबर दिया है खट्टे नासर, मतलब नींबू में जो होता है। बी पे दिया है गन्ने का लाल सड़न रोग, सी पे है आलू का कृष्णकांत रोग और डी पे है गेहूं का सेहू रोग। कारक में है 1 नंबर जीवाणु, 2 नंबर कवक, 3 नंबर ऑक्सीजन कमी और 4 नंबर सूत्रकृमि। तो अगर हम देखें तो ये खट्टे नासर जो होते हैं जीवाणु द्वारा होते हैं, और गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है कवक द्वारा होता है, आलू का कृष्णकांत रोग जो होता है ऑक्सीजन की कमी से होता है, गेहूं का सेहू रोग जो होता है सूत्रकृमि से होता है। इस तरह से मिलान करें 1 2 3 4, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 38 नंबर है, यदि मनुष्य के मस्तिष्क की सेरिबेलम संरचना क्षतिग्रस्त हो जाए तो प्राथमिक रूप से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? ए ऑप्शन है स्मृति, बी ऑप्शन है संवेदी ग्रहण, सी ऑप्शन है समन्वय और संतुलन और डी ऑप्शन है सोचने की क्षमता। तो सेरिबेलम जो होता है मध्य मस्तिष्क के बाद होता है, तो इसमें समन्वय और संतुलन की समस्या हो जाएगी। 39 नंबर है, रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन किया जाता है? ए प्लाज्मा में घुलकर, बी वाइट ब्लड सेल्स के साथ, WBC के साथ मतलब, और सी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, डी रक्त प्लेटलेट्स के साथ जुड़कर। तो जो हमारा ऑक्सीजन परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर परिवहन होता है। और 40 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2025-26 में बजट में यूपी के GSDP में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम रही है। दूसरा कथन है बजट 2025-26 में कुल 28,47,8.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई। और तीसरा है यूपी सरकार ने 18 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा है। तो अगर हम देखें यूपी में GSDP की वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से कम ना होकर अधिक है। यूपी की 9.8% है, जबकि भारत की 6 से 7% है, इससे अधिक है, तो ये गलत है। दूसरा, नई योजनाएं जो शामिल हुई हैं 28,478.34 करोड़ की, ये सही है। 18 डाटा सेंटर ना हो के 8 डाटा सेंटर स्थापना का लक्ष्य रखा गया, तो ये भी गलत हो गया। अब नीचे कूट से मिलान करते हैं, तो ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी ऑप्शन है 1 और 3। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। फरवरी 2025 संसद में प्रस्तुत आयकर विधेयक 2025 में निम्नलिखित में से क्या नवीन परिवर्तन किया गया है? ए ऑप्शन टैक्स स्लैब की संख्या को 5 से घटाकर 3 किया गया है, बी ऑप्शन कर वर्ष की अवधारणा लाई गई है, सी ऑप्शन GST और आयकर को मिलाकर एकीकृत कानून बनाया गया है, और डी ऑप्शन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को समाप्त कर नई संस्था बनाई गई है। तो अगर इसको हम देखें तो जो टैक्स स्लैब था वो 5 से घटाकर 3 नहीं हुआ, 0 है, 5 है, 12 है और 40 किया गया है। इस तरीके से 4 स्लैब हैं, 3 नहीं है, गलत हो गया। कर वर्ष की अवधारणा लाई गई है, ये सही है। GST और आयकर को मिलाकर एकीकृत कानून नहीं बनाया गया है, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर को समाप्त नहीं किया गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर वर्ष की अवधारणा लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 का कौन सा घटक सर्वाधिक वेटेज रखता है? ए ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा, बी ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, सी ऑप्शन है जलवायु नीति और डी ऑप्शन है ऊर्जा उपभोग। तो अगर हम 42 नंबर के आंसर को देखें तो जो सर्वाधिक वेटेज है वो ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैसों का है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
43 नंबर देखते हैं, ये सब करंट के क्वेश्चन है। 43 नंबर है, 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप के पहले चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ है। दूसरा है, भारत में इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण पदक जीतकर विशेष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तीसरा है, भारत के हितेश गुलिया ने 70 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो अगर हम देखें, मुक्केबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन उज्बेकिस्तान में न होकर कजाकिस्तान में हुआ है। कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। और इस प्रतियोगिता में भारत ने 5 पदक नहीं जीते हैं, 3 स्वर्ण पदक, टोटल 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण है, 5 रजत है और 3 कांस्य है। इस तरीके से 11 पदक जीते हैं। तो 5 स्वर्ण ना होकर 3 स्वर्ण है, गलत हो गया, ये पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा में हितेश गुलिया ने 17 किग्रा वर्ण में स्वर्ण पदक जीता है, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन केवल 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्तियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में व्यक्ति दिए हैं, सूची 2 में पद दिया है। ए पे है ज्ञानेश कुमार, बी पे है वी नारायणन, सी पे है संजय मल्होत्रा और डी पे है राजीव कृष्णा। और सूची 2 में पद है, पहला है इसरो अध्यक्ष, दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है आरबीआई गवर्नर और चौथा है उत्तर प्रदेश के डीजीपी। अगर हम ज्ञानेश कुमार को देखें तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, बी नारायणन बने हैं इसरो के अध्यक्ष, संजय मल्होत्रा जो बने हैं ये बने हैं आरबीआई के गवर्नर, और राजीव कृष्णा जो बने हैं ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने हैं। इस तरह से अगर मिलान करें तो 2, 1, 3, 4 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार वक्फ संपत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अब मौखिक रूप से वक्फ की घोषणा वैध मानी जाती है। अब मौखिक रूप से वक्फ की घोषणा वैध मानी जाती है यदि वह मुतवल्ली द्वारा सार्वजनिक रूप से की जाए। दूसरा है, संशोधन के अनुसार अब उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। और तीसरा है, वक्फ अल औलाद के अंतर्गत केवल संतान को ही लाभार्थी माना जा सकता है, महिलाओं और अनाथों को नहीं। और चौथा है, अब वक्फ बोर्ड की प्रत्येक माह कम से कम 1 बैठक अनिवार्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है केवल 2 और 4, बी ऑप्शन है केवल 1 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। अगर हम देखें कि अब मौखिक रूप से जो संपत्ति है इसको वक्फ की घोषणा वैध मानी जाती है यदि वह मुतवल्ली द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। संशोधन के अनुसार अब उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही बात है। 3 नंबर है, वक्फ अल औलाद के अंतर्गत संतान को ही लाभार्थी माना गया है, महिलाओं और अनाथों को नहीं, तो ये गलत है। महिला और अनाथ दोनों को भी लाभार्थी माना गया है, ये भी गलत हो गया। चौथा है, अब वक्फ बोर्ड की प्रत्येक माह कम से कम 1 बैठक होना अनिवार्य है, ये भी सही है। तो हमारा देखें तो 2 और 4 सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की अनुमति दिए जाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।